काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ऐसा ही कर दिखाया है पीर कामड़िया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हिंदी प्राध्यापक सोहन लाल भांभू ने, जिन्होंने विद्यार्थियों कक्षा कक्ष की बोरियत से दूर कर शिक्षण कार्य का प्रभावी बनाने, विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के नवाचार के माध्यम में भी बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के साथ उनकी विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान भी किया जाता है, जिससे बच्चे आनंददायी वातावरण में शिक्षण कार्य में उत्साह से भाग लेते हैं। आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसी विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। जो भाषा है उसकी मूल इकाई ध्वनि होती है, आवाज होती है, यानी बिना आवाज के कभी कोई भाषा नहीं बनती। पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे वो जंगलों में रहते थे। अब उनको उनको क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई दी, ध्वनि सुनाई दी। जैसे जंगल में सनसनाट की आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने कह दिया कि आज के बाद सह ये होगा, क्योंकि ध्वनि अमूर्त रूप में थी, उसको उन्होंने मूर्त रूप प्रदान किया था। ध्वनियों को जब हमने लिपिबद्ध कर दिया, यानी इनको प्रतीक चिन्ह दे दिया, तो उसको हम लोगों ने वर्ण कहा। यानी यहां से हमारी हिंदी प्रारंभ होगी। तो वर्ण क्या होता है? देखिए, वर्ण की क्या परिभाषा बनेगी? यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है, और ध्वनि अमूर्त रूप में होती है। अब देखिए कि वर्ण क्या होता है, फिर ध्वनि को प्रतीक चिन्ह देना वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की लिखित रूप से छोटी इकाई होती है, और ध्वनियों को लिपिबद्ध करना वर्ण है। और एक तरह से प्रत्येक ध्वनि चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि चिन्ह का मतलब होता है, जैसे किसी ने कहा प और किसी ने कहा मैं, तो ये चिन्ह है ध्वनि का, उसे हमने दे दिया, ये वर्ण कहलाया। इसलिए हमारी देवनागरी लिपि को विश्व की वैज्ञानिक लिपि कहते हैं। बात ये उठती है कि भाई वर्ण जो है इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए, थोड़ी सी इसकी और बातें कर लें। वर्ण भाषा की लिखित रूप में छोटी इकाई है, वर्ण को खंडित नहीं किया जा सकता। हिंदी भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ण है, और प्रत्येक वर्ण मुख में अलग अलग जगह से उच्चारित होता है। इस हमारी हिंदी में क्या है कि प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, यानी का एक ही होगा। ये अंग्रेजी वाले इसको भी सा बोल लेते हैं, कभी कभी जो है वो इसको भी वो इसमें सह में काउंट कर लेते हैं, लेकिन हमारी हिंदी में एक ही सह होता है। तो यहाँ प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग वर्ण की व्यवस्था है, इसलिए विश्व की सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि को कहते हैं। बात ये उठती है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वर्ण की अगर मैं बात करूं, तो वर्ण जो है वो 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की, और उसके बाद हम करेंगे बात अयोगवा वर्ण की, और उसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन की। अब देखिए, शुरुआत करते हैं स्वर से। आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? तो हम कहेंगे कि ये 11 होते हैं। देखिए, कौन कौन से 11 होते हैं? देखो, एक तो ये ए, ये आ, उसके बाद में ये ई, और उसके बाद में ये ई, फिर ये ऊ, उसके बाद में री, और उसके बाद में ये ए, फिर ऐ, और उसके बाद में ये ओ, और उसके बाद में औ। क्योंकि ये 11 स्वर होते हैं, यही इसकी क्रमबद्धता भी होती है। क्वेश्चन ये बनता है, स्वर किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण तो क्या था, ध्वनियों को हमने लिख दिया, वो वर्ण कहलाया। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, यानी अपने आप होता है। आगे हम व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन का उच्चारण स्वर की मदद से होता है। दूसरा अंतर क्या है कि स्वर अवरोध रहित ध्वनि होती है, और तीसरा ये बिना किसी अन्य की मदद के अकेले बोले जाते हैं। ये इनकी परिभाषा होती है। एक बार आप देखिए, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतः होता है उन्हें स्वर कहेंगे। वे वर्ण जो बिना किसी अन्य की मदद के अकेले उच्चारित हो उनको हम स्वर कहेंगे। वे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बाधा का मतलब है, जैसे अपने क बोलते हैं, क बोलोगे तो होठ ऐसे मिलके वायु को रोक देंगे, लेकिन आप ए बोलोगे सीधी वायु बाहर निकल जाती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इनको अवरोध रहित ध्वनि कहते हैं। आप ए बोलोगे, जीवायु खड़ी करके वायु को रोक देगी, लेकिन आप आ बोलिए, किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये जो स्वर होते हैं, ये इसकी परिभाषा होती है। इनको अवरोध रहित ध्वनियां कह सकते हो।
अब आप अपने बात करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर का वर्गीकरण पढ़ा जाएगा और स्वर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं नंबर 1, आप लोग कहोगे ये मात्रा मान के आधार पे हो सकता है, या हम अपने ये कह सकते हैं कि समय के आधार पे हो सकता है। समय के आधार पे या मात्रा मान के आधार पे जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर 1 आता है लघु स्वर। देखिए लघु स्वर आप इनको कह सकते हो, और आप इनको मूल स्वर भी कह सकते हो, और आप इनको जो है वो ऋषभ स्वर भी कह सकते हो। देखिए इसमें एक ये ए, एक ये ई, एक ये ऊ, एक री ऋषि, ये 4 स्वर हिंदी में ऐसे होते हैं जिनको हम लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, ऋषभ स्वर कहते हैं। लघु स्वर तो इसलिए बोलेंगे कि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। लघु इसलिए बोलते हैं ये सबसे छोटे होते हैं। ऋषभ भी इसलिए बोला जाता है कि छोटे होते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगेगा उनको हम लघु स्वर कहेंगे। इसके बाद देखिए नंबर 2 आते हैं, इनको हम लोग जो है वो दीर्घ स्वर कहेंगे, और इनको हम लोग जो है वो संधि स्वर भी कह सकते हैं, और इनको हम लोग जो है वो संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। यानी हम दीर्घ कहें, संधि कहें, संयुक्त कहें, एक ही बात है। क्योंकि ये कौन कौन से होते हैं, इसमें एक तो ये आ, एक ये ई, एक ये उ, एक ये ए, ये ऐ, ये ओ, और ये औ। ये देखिएगा संख्या में 7 होते हैं और वो 4 हैं, टोटल ये 11 होते हैं। देखिएगा कि इनको दीर्घ इसलिए बोला जाता है कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे ये 2 मात्रा का समय लेंगे। इनको संधि और संयुक्त इसलिए कहते हैं ये 2 से मिलकर बने हैं, क्योंकि जब हम लोग हिंदी को शुरुआत से समझेंगे तो हमें आगे जाके संधि उपसर्ग प्रत्यय में कोई समस्या नहीं आएगी। जो आ है वो जो है ए और ए से मिलकर बना हुआ है, और जो ई है वो ये ई और ई से मिलकर बना हुआ है। ये जो ऊ है ये ऊ और ऊ से मिलकर बना हुआ है। ये ए है ना, ये ए और ई का रूप है, और जो आई है वो ए और ए का रूप है, और ये जो ओ है ना ये ए और ऊ का रूप है, और जो औ है ये ए और ओ का रूप है। यानी अगर आपसे पूछा जाए ओ का निर्माण किससे हुआ है, ए प्लस ओ, ए प्लस ऊ से। औ का निर्माण किससे हुआ, ए प्लस ओ से। देखिए ये 2 से मिलकर बने हैं, इसलिए आप इनको संधि और संयुक्त स्वर कह सकते हो। आपकी आवाज हमारी पहचान।